हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग लाइव क्लास लेने के लिए ट्राई किए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वुड डिस्पैच। तो इस पर हम लोगों ने सोचा लाइव ले, बट बिकॉज ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी ये पॉसिबल नहीं हो पाया, ब्लर आ रहा था। तो अभी मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। वीडियो में वुड डिस्पैच क्या है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, वो सारा आप अपने माइंड में जस्ट स्टक कर लीजिएगा। जैसे कि आप हनुमान चालीसा रट जाते हैं वैसे उसको रट जाइएगा, क्योंकि ये कहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको नहीं पता है। इसमें वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग सभी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये सिर्फ बीएड फर्स्ट ईयर के लिए नहीं, बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है। सिर्फ टीचिंग का ही नहीं, किसी भी, क्योंकि ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री हम लोग को जानना चाहिए। स्पेशली अगर आप एजुकेशन फील्ड में आ रहे हैं तो एजुकेशन की चेंजेस का जो न्यू है कहाँ से है ये आपको जानना चाहिए। इसको मैग्ना कार्टा का भी नाम दिया गया है क्योंकि यहीं से एक्चुअली में इंडिया की एजुकेशन जो है, एक बोल सकते हैं कि दूसरे रास्ते पे निकल गई और वहाँ से स्टार्ट हो गई। या तो अब उस रास्ते को कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, वो तो डिपेंड करता है वो कितना प्रोग्रेस मिला उस पर। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर उसी रास्ते से चलती तो आज कहीं और होते। तो वो अब एजम्पशन पे हो जाता है और सबके अपने अपने बिलीफ पे हो जाता है। लेकिन अभी हम जब इस वुड डिस्पैच को देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बनाया किसने? चार्ल्स वुड ने। नाम याद रखिएगा, चार्ल्स वुड। दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा? वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड ने 1854 में इसको पूरा लिखा है, क्योंकि ये वो चार्ल्स वुड जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष था। तो उसको बताया गया कि इंडियन एजुकेशन पॉलिसी पे आपको बताना है। उनको पूरा वो लिखना था, उनसे मांगा गया था सबमिट कि किस तरह से वो लिखेंगे और एजुकेशन को, इंडियन एजुकेशन को वो डिस्क्राइब करेंगे, उसमें चेंजेस क्या क्या करने। तो जब चार्ल्स वुड ने लिखा तो एक्चुअली में इसको पूरी तरह से चेंज ही कर दिया एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन को। उस समय लिखा कब गया? 1854 में। लिखा किसने है? चार्ल्स वुड ने। चलिए स्टार्ट करते। इसमें पहले कंटेंट क्या क्या लिए उन्होंने, उनका कंटेंट क्या था? सबसे पहला कंटेंट था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। उन्होंने सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य को लिया कि शिक्षा का एक्चुअली में उद्देश्य क्या है, और इंडिया के कल्चर में, इंडिया के इन्वायरमेंट में हम उसे कैसे ले और हमें लेना कैसे चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो उद्देश्य पहले रखा गया एजुकेशनल पॉलिसी, और एजुकेशनल पॉलिसी जो बना है उसका मेन ऑब्जेक्टिव बताया गया कि इस एजुकेशनल पॉलिसी से क्या क्या मिलेगा उनको, इंडिया के लोगों को क्या क्या मिलेगा। फिर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। जैसे लंदन और बाकी जगहों पर यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश थे, मतलब विश्वविद्यालय बना गया था, उसी तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करने पड़ेगी। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय बनाए गए, जिसमें से मद्रास, कलकत्ता, ये सारे के सारे विश्वविद्यालय जो बने हुए हैं वो उसी टाइम के, उसी 1854 के ही लिखे हुए आप बोल सकते हैं कि पूरे डिस्पैच के ऊपर ही हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को रखा गया। मैं इसलिए पॉइंट में बता रही हूँ कि पॉइंट में रहेगा तो उसको डील आप इजीली कर सकते हैं। थर्ड नंबर जो आया है ग्रांट इन एड सिस्टम। ये क्या है ग्रांट इन एड सिस्टम? एक्चुअली उन्होंने ये बोला कि इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा लोग हैं कि इनको सिर्फ गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है कि सही तरीके से सही एजुकेशन दे देना। तो इसीलिए हम लोग को ग्रांट एड सिस्टम अपनाना चाहिए, जिसमें हम कुछ प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है हायर करेंगे और वो लोग हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव का काम करेंगे, वो जा करके एजुकेशन देंगे। तो ये भी वुड डिस्पैच में मेंशन था। फिर उसके बाद है टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे जा कर के एक्चुअली में इंडिया का बोल सकते हैं कि पूरी तरह से सोच और थिंकिंग यहाँ से चेंज हो गया। वहाँ पे बताया गया वुड की तरफ से कि लैंग्वेज एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में। और लैंग्वेज एजुकेशन में जैसे कि हिंदी मोस्ट ऑफ जगहों पे बोली जाती थी, या फिर इंडिया में और भी जो लैंग्वेजेस बोले जाते हैं उन सबको बोल सकते हैं कि नेग्लेक्ट किया गया, और यहीं से इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका मेन बोल सकते हैं पदार्पण हुआ हमारे इंडिया में, और इतनी स्ट्रांगली हुआ कि फिर वो अभी तक तो आप जानते ही, अभी तो क्रेज़ ही है कि जानना ज़रूरी है। और कहीं इसी के बीच में हमारा जो इंडियन लैंग्वेजेस थे वो पीछे रह गए, इंक्लूडिंग हिंदी। हिंदी तो मेन है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे थे जो कि पीछे रह गए।
फिर उसके बाद आता है वुमेन एजुकेशन। यस, ये अच्छा काम हुआ ही है, क्योंकि इंडिया में ऑफ कोर्स वुमेन एजुकेशन कुछ भी नहीं था, उन पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाता था, बोला जाता था वुमेन को एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ था वुमेन एजुकेशन। इसके बाद से हर एक इंसान, जैसे आप राजा राम मोहन राय बोले या फिर जो लोग भी आए, रिबेलियन आए, वो ये सारी चीज़ें जब आने लगी, इसको सपोर्ट भी किया उन्होंने कि ये आना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो वुमेन एजुकेशन को बोल सकते हैं कि आगे इनकरेज करने वाले वो डिस्पैच में ही था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुआ। 6 नंबर टीचर्स ट्रेनिंग के लिए बताया गया, क्योंकि टाइम जो है चेंज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स टाइम चेंज होने के साथ साथ जो टीचर्स हैं उनमें अपने आप को अपडेट करना चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि टाइम टू टाइम टीचर्स ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है ये। फिर उसके बाद से उन्होंने बताया प्रोफेशनल एजुकेशन। सिर्फ ये एजुकेशन मतलब जो कि ज़रूरी है, नेसेसरी एजुकेशन से नहीं काम चलेगा, प्रोफेशनल एजुकेशन को भी उन्होंने एनकरेज किया। और इस तरह से ये मेन पॉइंट्स हैं जिनको कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। ये आप पॉइंट्स लिखेंगे, क्या क्या कंटेंट है। बेनिफिट डेफिनेटली हुआ है। अगर बेनिफिट की बात करेंगे तो वुड डिस्पैच से बेनिफिट बहुत सारी जगहों पे हुआ। ऑफ कोर्स इंडियन एजुकेशन चेंज हुई, इंडियन एजुकेशन का सिस्टम चेंज हुआ, यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश्ड हुई, ये भी एक अचीवमेंट है, ये भी एक बेनिफिट ही है। फिर वुमेन एजुकेशन हुआ, जो कि सबसे ज़्यादा चेंजेस अगर बोला जाए और ज़्यादा बेनिफिट यहीं पे हुआ। टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई, प्रोफेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट ही है। फिर उसके बाद आते हैं कि इसमें बाकी क्या रह गया, क्यों इसकी आलोचना हुई, क्या कमियां क्या रह गई, क्रिटिसाइज क्यों किया गया, क्रिटिसिज्म में क्या है इनके। क्रिटिसिज्म में 3 मेन पॉइंट है। पहला है इंडियन एजुकेशन को पूरी तरह से साइड कर दिया गया। इंडियन एजुकेशन को बोल सकते हैं एक तरह से कि नीचा दिखाया गया भारतीय शिक्षा को, ये चीज़ें गलत हुई इसमें। दूसरी गलत क्या हुई कि लैंग्वेजेस एंड कल्चर, जो कल्चर और लैंग्वेज है, भारतीय संस्कृति थी, उसको बिल्कुल भी उसमें इग्नोर कर दिया गया और उसको पीछे रखा गया। और इनफैक्ट ये भी बोला गया कि इन्हीं सारे कल्चर और इसकी वजह से इंडिया में एक एप्रोप्रिएट जो एजुकेशन होना चाहिए वो नहीं है। तो ये लैंग्वेज और कल्चर को जो है इग्नोर किया गया। ये सारी चीज़ें इंडियन के जो चीज़ें थी एजुकेशन में, जो लैंग्वेज था, ये था, इस सबको इग्नोर करके और जो पश्चिमी सभ्यता है उनको लाया गया, पश्चिमी एजुकेशन है उनको लाया गया। यही ये थर्ड हमारा है कि पश्चिमी जो वेस्ट का था एजुकेशन, उनको इंट्रोड्यूस किया गया, वेस्ट के कल्चर को एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो चीज़ें जो थी वो गलत थी, खामियां ये है 3। अदरवाइज़ वुड डिस्पैच आप ये बोल सकते हैं कि ये मैग्ना कार्टा है इंडियन एजुकेशन में, और यहाँ से इंडियन एजुकेशन चेंज हुआ, इंडियन एजुकेशन की नींव पड़ी। और अभी तक हम जो फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ चीज़ें उसी टाइम की है, उसी में लिखी हुई है, जिसको हम लोग थोड़ा सा इधर या उधर करके फॉलो होते ही रहता है, कम्प्लीटली चेंज नहीं हुआ है। तो यही नए ट्रैक पे, नई रास्ते पे निकले थे हम लोग वुड डिस्पैच में के थ्रू, और अभी भी हम वहीं पर हैं, उसी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत लोगों ने इसको सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें अच्छाई ही थी, लेकिन कुछ कमियां भी थी जिसको दूर किया जा सकता था। तो फ्रेंड्स, ये वुड डिस्पैच, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको इसको लिखना कैसे है। अगर आपको एग्जाम में आएगा कि वुड डिस्पैच से क्या समझते हैं, वुड डिस्पैच को समझाइए, वुड डिस्पैच के बेनिफिट को समझाइए, वुड डिस्पैच के जो है जो लॉसेस है, जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो उसको समझाइए। ये सारी चीज़ें अगर आपसे पूछी जाती है तो आप लिखेंगे कैसे। देखिए, कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चन आए, आपको पहले उस चीज़, जिस टॉपिक को आपको बोला जा रहा है कि इसके बारे में लिखिए, उसको थोड़ा सा आप डील करेंगे, उसको ज़रूर से ज़रूर आप डील करेंगे और डील करके बताएंगे कि वो चीज़ एक्चुअली में है क्या, जिससे आप जो पॉइंट्स लिख रहे हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर ये बोला जाए कि वुड डिस्पैच के जो कंटेंट्स हैं, जो चीज़ें ली गई थी उनको बताइए वुड डिस्पैच के बारे में, अगर ये बोला जाएगा तो आप स्टार्ट ऐसे ही करेंगे कि वुड डिस्पैच में
पहले लिखा किसने है, ये था क्या, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। तो इट इज़ रिटन बाय किससे, इट वॉज रिटन बाय जिनसे भी, चार्ल्स वुड। अब इसमें कंटेंट क्या है, इसमें हुआ क्या, एजुकेशन इंडियन एजुकेशन फील्ड में इसको क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं, वो भी लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंटेंट्स। अगर मुझसे पूछा है तो मैं कंटेंट्स लिखूंगी और उसके बाद 1 बाय 1 सारे पॉइंट, जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा था, अगर मान लीजिए मैं लिखती हूँ वुमेन एजुकेशन है जिसको शामिल किया गया था उसमें, तो वुमेन एजुकेशन ऐसे लिखने के बाद इसको अंडरलाइन करेंगे दूसरे कलर से, इसको आपको दूसरे कलर से अंडरलाइन करना है। उसके बाद इसको डील करेंगे, डील कम से कम आप 7 से 8 लाइन 10 लाइन तक कर सकते हैं, कीजिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट उठाइए। इस तरह से आप देख सकते हैं अगर आपके पास 10 पॉइंट भी रेडी हैं तो आप 4 से 5 पेजेस ईजीली लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका ये है। उसके बाद पूरा आप पॉइंट्स लिखने के बाद लास्ट में लिखेंगे कंक्लूज़न, जो आपका व्यू होगा। मैं बार बार यही बोलती हूँ, सजेशन देती हूँ कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन आंसर करें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर से ज़रूर रखें कि आप क्या सोचते हैं उस पूरे टॉपिक के बारे में, उस चीज़ के बारे में। तो कंक्लूज़न में आप इस तरह से नीचे में लिख देंगे कंक्लूज़न, और उसके बाद इन माय व्यू ऐसा ऐसा, एंड आई थॉट ऑल एबव जो भी है ऊपर में उसके अकॉर्डिंग, और फिर चाहे 2 ही लाइन लिखे लेकिन अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था वुड डिस्पैच। लिखने का तरीका ही बता चुकी है, सारे क्वेश्चन पे अप्लाई होता है ये लिखने का तरीका। फॉलो कीजिए, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपको आता सब कुछ है बट आपको लिखने का तरीका नहीं पता है, उसमें मार्क्स नहीं मिलते। एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं एक स्टूडेंट का कॉपी चेक करी, मुझे पता है उसको आता था लेकिन उसको लिखने का वे नहीं पता है, तो उसमें डेफिनेटली मैं उसको 15 आउट ऑफ 15 नहीं दे सकती हूँ। और जो एक बच्चा है जिसको आता भी है, उसको लिखने का भी तरीका पता है, तो ऑफकोर्स मुझे उसको 15 आउट ऑफ 15 देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज की लाइफ में। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हो और इसको आप फॉलो भी करें। टिल देन, हैव अ नाइस डे।